हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th में होम साइंस में लेसन 2 संतुलित आहार पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग उस पर ध्यान दें और नोट्स तैयार करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार में क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए, इसके बारे में बताया था। और आज मैं आपको कुपोषण क्या है, कुपोषण कितने प्रकार का होता है और कुपोषण जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो कुपोषण क्या है? जब हमारा आहार किसी पोषक तत्व की कमी वाला होता है या हमारा आहार किसी पोषक तत्व की अधिकता से युक्त होता है, तो उस भोजन को ग्रहण करने से हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कुपोषण कहलाता है। कुपोषण क्या है? जब हम अपना आहार तैयार करते हैं तो उसमें किसी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी होती है, तो वह भोजन ग्रहण करने से हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है और धीरे धीरे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमको रोगग्रस्त कर देती हैं। और इसके अलावा कुपोषण 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण। अल्प पोषण जो होता है उसमें किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे कि किसी एक पोषक तत्व की, किसी विटामिन्स की, किसी खनिज लवण की या वसा या अन्य पोषक तत्व में किसी की कमी हो जाए तो वह अल्प पोषण कहलाता है। लेकिन जब हमारे भोजन में किसी पोषक तत्व की अधिकता, मतलब कि सामान्य से अधिक कोई भी पोषक तत्व हो जाता है, तो हम अत्यधिक पोषण का शिकार हो जाते हैं। और दोनों के लक्षण अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि अगर किसी के भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और धीरे धीरे ये लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। और जब अधिक समय बीत जाता है तो व्यक्ति पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाता है, उसके शरीर के अंदर कई प्रकार की कमियां देखी जा सकती हैं। लेकिन जब हमारा शरीर अत्यधिक पोषण का शिकार होता है, उसको अतिशय पोषण भी कह सकते हैं या अत्यधिक पोषण भी कह सकते हैं, तो जब हमारा शरीर अत्यधिक पोषण का शिकार होता है तो उसमें शरीर में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें एक कोई भी पोषक तत्व या अन्य अनेक पोषक तत्वों की अधिकता होती है। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर उस पोषक तत्व की अधिकता से अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है और धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर दिखने लगता है और उसमें अनेक प्रकार की कमियां देखी जा सकती हैं। अत्यधिक पोषण में जैसे कि मोटापा आ जाता है। मोटा शरीर देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मोटे शरीर में किसी भी कार्य को ठीक ढंग से करने की क्षमता नहीं रह जाती है और अनेक बीमारियां या अन्य जटिल समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि मधुमेह है, रक्तदाब है और कोलेस्ट्रॉल का जमना है। ये सारी बीमारियां मोटापा के बढ़ने से शरीर में उत्पन्न होती हैं, जो अत्यधिक पोषण के कारण होती हैं। और जो अल्प पोषण है उसमें जैसे कि बच्चों की हड्डियों का विकास न होना, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होना, सूखा रोग है। और जैसे कि बच्चों का कभी कभी देखा होगा कि पेट बाहर निकल आता है, हाथ पांव पतले रहते हैं और ज़्यादातर बच्चे सर्दी जुखाम बुखार या अन्य रोगों से रोगग्रस्त देखे जा सकते हैं। तो ये सब अल्प पोषण का शिकार है। अगला आता है जैसे कि असंतुलित आहार क्या है। पीछे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संतुलित आहार क्या है, और जो संतुलित आहार है
उसके बाद असंतुलित आहार आता है। असंतुलित आहार जो अभी पीछे हम बता चुके हैं आपको कि अत्यधिक पोषण और अल्प पोषण, तो अत्यधिक पोषण और अल्प पोषण का दूसरा रूप ही असंतुलित आहार है। जब हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह आहार असंतुलित आहार कहलाता है और उसका प्रयोग करने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर धीरे धीरे क्षीण होता रहता है। विशिष्ट पोषण का अभाव, जैसे कि आहार में किसी पोषक विशेष की कमी या अभाव से विशिष्टहीनता अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि क्वासियोरकॉर, घेंघा है, रतौंधी है, स्कर्वी है, सूखा रोग है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है और कौन से पोषक तत्व की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अभी मैं आपको जो कुपोषण से होने वाली बीमारियों के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि कुपोषण से जनित बहुत से प्रकार की बच्चों में, युवकों में और वृद्धावस्था में अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, जो हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले बच्चों में क्वासियोरकॉर रोग जो होता है, ये प्रोटीन और कैलोरी के कुपोषण से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। अगर बच्चों के शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो बच्चों में क्वासियोरकॉर नामक बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, बच्चों का विकास रुक जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और बच्चों की जो त्वचा होती है झुर्रीदार हो जाती है। शरीर के अन्य अंग विशेषकर पैर सूज जाते हैं, जैसे हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, त्वचा पर झुर्रियाँ दिखाई देती हैं और मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं। बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, जैसे कि बच्चों की जो बुद्धि है उसका विकास नहीं हो पाता है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर रहते हैं और चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहता है। अक्सर बच्चे रोते रहते हैं और ऐसे बच्चे जो है ज़्यादातर बीमार देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है, जो प्रोटीन बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जब उसकी कमी शरीर में हो जाती है तो बच्चों का विकास और वृद्धि उचित ढंग से नहीं हो पाती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उसमें क्वासियोरकॉर नामक मुख्य बीमारी है। अगर बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चे की वृद्धि विकास उचित ढंग से नहीं हो पाता है और उसके साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहता है बच्चा। इसके लिए बच्चे को प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। ये बताया जा चुका है कि बच्चों के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होती है, जैसे कि बच्चों की वृद्धि और विकास, ये कहा जाए कि बच्चे अधिक कार्य नहीं करते हैं, उनकी अवस्था कम हो, जैसे कि उनकी उम्र कम होती है तो उनको कम भोजन देना चाहिए, तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि बच्चे एक साथ में एक युवक के बराबर भोजन तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चे और अन्य क्रियाकलाप करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं या चलते फिरते हैं, बात करते हैं और उनके शरीर का विकास होता है, उनके शरीर की वृद्धि होती है, तो इन सभी के लिए बच्चों को अधिक प्रोटीन वाला भोजन चाहिए, जो उनकी वृद्धि विकास में सहायक होता है। अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। इसके लिए बच्चों के भोजन में दूध, मांस, मछली, अंडा, पकी हुई खिचड़ी, दलिया आदि प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए और प्रोटीन की कमी भोजन में नहीं होनी चाहिए। फिर अगली बीमारी है मैरिस्मस। मैरिस्मस नामक जो रोग होता है ये भी एक गंभीर रोग है। मैरिस्मस नामक रोग एक
गंभीर रोग है। इसमें भी प्रोटीन और कैलोरी की कमी अगर भोजन में हो जाती है तो बच्चे के विकास और वृद्धि पर इसका असर पड़ता है। अगर बच्चा मैरस्मस नामक बीमारी से पीड़ित हो तो उसकी वृद्धि विकास रुक जाती है, मस्तिष्क का भार भी कम हो जाता है, शरीर का वजन तेजी से कम होता है, बच्चे का शरीर दुबला पतला रहता है, शरीर की त्वचा ढीली हो जाती है, झुर्रीदार हो जाती है और मांसपेशियां नष्ट होने से बच्चे के अंदर कंकाल ही मात्र रह जाता है। कंकाल का मतलब सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई देती हैं और उसकी जो त्वचा होती है वो झुर्रीदार हो जाती है, लटकने लगती है और रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है। मतलब कि बच्चे के अंदर जल्दी बीमारियां होती रहती हैं और मानसिक विकास रुक जाता है, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और भोजन का पाचन भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इससे बच्चे की पाचन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मैरस्मस नामक रोग से पीड़ित बच्चे को माँ का दूध शैशवावस्था में मिलना ही चाहिए। जब तक बच्चे को ऊपरी आहार नहीं दिया जाता है तो उस अवस्था तक बच्चे को माँ का दूध जन्म के तुरंत बाद से देना चाहिए और इसके अलावा जो बच्चा होता है उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन देना चाहिए। निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए। अगर बच्चों को उचित आहार दिया जाए तो उनके अंदर ये बीमारियां होने की संभावनाएं कम रहती हैं। अतः बच्चों को प्रोटीन और कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। फिर अगला रोग है रतौंधी। रतौंधी सब लोगों ने सुना होगा कि रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखता नहीं है। दिन में तो व्यक्ति को दिखता है लेकिन रात में व्यक्ति को नहीं दिखता है। तो रतौंधी रोग किस तत्व की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है और इसमें बच्चों को या अन्य उम्र के लोगों को भी रात में नहीं दिखाई देता है और इसकी कमी से रोग के विभिन्न लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि व्यक्ति को जब रतौंधी रोग का एहसास होता है तो वह कम प्रकाश में ठीक प्रकार से नहीं देख पाता है। अगर रात में कम प्रकाश होता है तो व्यक्ति को ठीक प्रकार से नहीं दिखता है और यदि तेज प्रकाश वाले स्थान से कम प्रकाश या अंधेरे स्थान पर व्यक्ति को कुछ समय के लिए रखा जाए तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देख सकता है। अतः रतौंधी रोग में व्यक्ति को रात में या कम प्रकाश वाले स्थान पर ठीक प्रकार से नहीं दिखता है। जैसे जैसे शाम होने लगती है, सूर्य का प्रकाश कम होने लगता है, व्यक्ति को रतौंधी के रोगी को क्रमशः साफ दिखाई देना भी घटने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कम प्रकाश में पढ़ना, वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस रोग का प्रारंभिक स्तर पर उपचार करना चाहिए। इसके उपचार के लिए विटामिन ए से युक्त आहार लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए की गोलियां और इंजेक्शन भी बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। और दूध है, घी है, मक्खन है, मछली है, ये विटामिन ए से युक्त आहार, पपीता है और पका हुआ कद्दू है और गाजर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने आहार में करना चाहिए। इससे हम विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं और रतौंधी नामक रोग से छुटकारा पा सकते हैं। फिर आता है अगला रोग रक्ताल्पता। रक्ताल्पता रोग जो होता है इसको अंग्रेजी में एनीमिया रोग कहते हैं। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शरीर में सामान्य रूप से अगर
कम रक्त होता है तो उसे रक्त अल्पता रोग कहते हैं, यानी कि रक्त की कमी। जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया या रक्ताल्पता नामक रोग कहते हैं। और शरीर विज्ञान के स्पष्टीकरण के अनुसार रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है, जब व्यक्ति का शरीर जो होता है उसमें जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में जो लाल कणिकाएं हैं रक्त में उनकी कमी हो जाएगी, तो जो रक्त में लालपन जिसके कारण होता है वो कम हो जाएगा, तो शरीर में रक्त की जगह पर पानी ही तो होगा, तो ये जो है रक्ताल्पता नामक रोग कहलाता है। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो जो शरीर की क्रियाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर रक्त अल्पता की अवस्था होती है तो व्यक्ति की जो कोशिकाएं हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब हीमोग्लोबिन को कम हो जाता है तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और ऐसे में सांस लेने में दिक्कत होती है, अपच होती है और जो शरीर का रंग है वो पीला पड़ जाता है और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर व्यक्ति बहुत अधिक कमजोरी का एहसास करता है और अगर इस रोग का उपचार नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अतः व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार, उचित आहार लेना चाहिए जिससे कि शरीर में किसी प्रकार की कमी न हो। फिर अगला रोग जो होता है अस्थि विकृति या रिकेट्स, ये अधिकतर छोटे बच्चों में देखा जाता है। इसको हिंदी में सूखा रोग कहते हैं। और अस्थि विकृति अथवा रिकेट्स नामक रोग जो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के शरीर में पाया जाता है। इसमें अस्थि विकृति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस रोग में बच्चों की अस्थियां, अस्थि विकृत का मतलब होता है कि अस्थि विकृत यानी कि जो बच्चों की अस्थियों की बनावट है उनका आकार सही नहीं रहता है, उसमें कमी आ जाती है और सामान्य रूप से ये रोग 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों को हो सकता है। विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले इस रोग में अस्थियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसका मुख्य कारण है कैल्शियम की कमी होना। अगर बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अस्थि विकृति या रिकेट्स या सूखा रोग कह सकते हैं, ये बीमारी बच्चों के शरीर में हो जाती है। और जब अस्थियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जब हड्डियां कमज़ोर होंगी शरीर की, तो जो शरीर का भार है वो चाहे जिस उम्र का व्यक्ति हो, जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो वो शरीर का भार सहन नहीं कर पाती हैं, तो या तो वो झुक जाएंगी या तो हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी और इस प्रकार से शरीर की समस्त अस्थियां, शरीर की जो समस्त हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो धीरे धीरे विकृत हो जाएंगी और इस तरह से हड्डी, सिर की हड्डी कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी या चपटी आकृति की हो जाएगी, माथा आगे की ओर नुकीला सा प्रतीत होगा, यानी कि पूरा शरीर देखने में भद्दा लगेगा। जैसे कि बच्चों के हाथ पांव खूब पतले होंगे, पेट बाहर निकला हुआ होगा, मुंह कुछ अजीब सा होगा और इस प्रकार से जो है बच्चों के अंदर अस्थि विकृत से संबंधित अनेक प्रकार की स्थितियां देखी जा सकती हैं। रिकेट्स नामक रोग में घुटने, कलाई, एड़ी की अस्थियां सामान्य से अधिक चौड़ी हो जाती हैं। जैसे कि एड़ी की हड्डी बच्चों की, कलाई की हड्डी है, ये जो है सामान्य से ज़्यादा चौड़ी लगती है और इसके अतिरिक्त जो लंबी जो हड्डियां हैं शरीर की, उनके सिरे कुछ आगे बढ़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और जोड़ों के स्थान पर गोल गोल उभार दिखाई देने लगते हैं जो देखने में भद्दे प्रतीत होते हैं। इसे रिकेटी रोजेरी भी कहते हैं।
इसके अतिरिक्त श्रोणि मेखला की हड्डी कुछ संकुचित हो जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी कुछ झुकी झुकी सी आगे प्रतीत होती है और इस रोग में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, समुचित विकास नहीं हो पाता है, बच्चों का पेट बढ़ जाता है और आगे निकला हुआ भद्दा सा प्रतीत होता है। रिकेट्स नामक रोग जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, इसके परिणाम स्वरूप शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ स्वभावगत परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। इस रोग का शिकार हुआ बालक चिड़चिड़ा होता है और हर समय थका हुआ, परेशान सा, दुखी, अप्रसन्न सा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आती है, बच्चे को शांत नींद नहीं आती है, सोते वक्त शरीर ऐंठा सा रहता है, कभी कभी बच्चा सोते सोते चौंक जाता है, रोने लगता है और सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। अतः बच्चों को कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए और कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ लेने से शरीर में अस्थियों से संबंधित किसी भी प्रकार के रोगों की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि बच्चों के भोजन में हरी सब्जियां हैं, पालक है, चौलाई है और इसके अलावा दूध है, घी है, मक्खन है, पनीर है, इन सब चीज़ों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। फिर अगला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है और ये रोग बच्चों में भी होता है और वयस्कों में भी होता है। ये रोग जो सूखा रोग है ये सिर्फ बच्चों में होता है, लेकिन जो विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग है ये बच्चों में भी होता है और वयस्कों में भी होता है और वृद्धों में भी ये देखा जा सकता है। ये रोग बच्चों में जो विटामिन सी होती है उसमें जो है धीरे धीरे इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि बच्चों की भूख घटने लगी, बच्चा बेचैन रहने लगा, टांगें और जांघों में सूजन आ गई, दर्द रहता है, चिड़चिड़ा बच्चा रहता है, धीरे धीरे वजन घट जाता है और स्कर्वी रोग का प्रभाव दांतों और मसूड़ों पर देखने को मिलता है। मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्त मसूड़ों से आने लगता है और स्कर्वी का बच्चों की हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि स्कर्वी रोग अधिक पुराना हो जाए तो बच्चों का शरीर ऐंठा सा प्रतीत होता है और अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अतः विटामिन सी पर्याप्त रूप से लेना चाहिए। इसके लिए हरी सब्जियों का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, हरी मिर्च है, पत्ता गोभी है और अमरूद है, संतरा है, नींबू है। विटामिन सी से युक्त भोज्य पदार्थों का अपने आहार में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम स्कर्वी रोग से बच सकते हैं। और इसके अलावा जो वयस्क लोग होते हैं उनके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उनके मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं और मसूड़ों से हर समय रक्त बहता प्रतीत होता है और धीरे धीरे करके विभिन्न ऊतकों से भी रक्तस्राव होने लगता है, मांसपेशियां सूजने लगती हैं और जोड़ों में दर्द होता है और अगर कहीं चोट लग जाए तो सामान्य से अधिक रक्त बहता है और रक्त निरंतर बहता रहता है, जल्दी रक्त बहना बंद नहीं होता है। अतः विटामिन सी अपने आहार में पर्याप्त रूप से लेना चाहिए। विटामिन सी की स्कर्वी के उपचार के लिए अगर किसी के शरीर में स्कर्वी रोग है तो उसको जितना विटामिन सी लेना चाहिए उसके अतिरिक्त कुछ मात्रा अपने आहार में लेनी चाहिए। जैसे कि किसी वयस्क व्यक्ति को प्रारंभ में प्रतिदिन 100 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड का इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन 1 सप्ताह तक दिया जाता है। जिसके अंदर विटामिन सी की कमी होती है उसको विटामिन सी का इंजेक्शन 1 सप्ताह में दिया जाता है। बच्चों को 100 मिलीग्राम विटामिन सी मुंह से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आहार में ताजे फल, खट्टे फल जैसे संतरा, अमरूद, आम, पपीता, अनानास आदि और हरी सब्जियां देनी चाहिए। फिर अगला कम खाना भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक रोग कहा जाता है।
कम खाना, जैसे कि कुछ लोग अपना वज़न कम करने के लिए कम आहार लेना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग जैसे कि भूख नहीं लगती इसके कारण कम खाना खाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे एनोरेक्सिया या नरोसा नामक रोग कहा जाता है। एनोरेक्सिया नरोसा भूख से ग्रस्त एक रोग है। इसे अरुचि रोग भी कहते हैं। यदि इस रोग से ग्रसित रोगी को जबरदस्ती भोजन कराया जाए तो उसे अरुचिकर लगता है। इस रोग में व्यक्ति ज़्यादा नहीं खा पाता है। यद्यपि खाने का यह रोग किशोर महिलाओं के अंदर ज़्यादा प्रचलित है, फिर भी इससे कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये रोग किशोरी महिलाओं के अंदर ही होता है। अधिकतर ये रोग सभी के अंदर हो सकता है। यदि लंबे समय तक इसका उपचार न किया जाए तो ये रोग घातक हो जाता है। एनोरेक्सिया रोग भूखमरी और भूख की कमी से होता है। इसमें बाल झड़ने लगते हैं और दिल का दौरा भी पड़ने की आशंका रहती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप में भारी कमी आती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं और मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। शरीर के कई तंत्र प्रभावित होते हैं जिससे रोगी की मौत भी हो सकती है। एनोरेक्सिया के कारण है, ये एक सामान्य बीमारी नहीं है, इससे अनेक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। इस बीमारी को एक सामान्य बीमारी के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जैविक और पर्यावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। जैविक और पर्यावरणीय कारकों के कारण भी ये रोग हो सकता है। परिवार और बचपन के दुख, बचपन के यौन शोषण और गंभीर आघात लगने से भी ये रोग हो जाता है। कम खाने पर भी पेट भरा सा प्रतीत होता है। अनियमित हार्मोन फंक्शन, किसी कार्य को करने की इच्छा न होना, पोषक तत्वों की कमी, ज़्यादा प्यास लगना, खून की कमी, सूखी डकार आना, हृदय के समीप लगातार जलन होना और इसका अगर अधिक समय तक असर शरीर के ऊपर रहता है तो व्यक्ति मृत्यु को निश्चित प्राप्त हो जाता है। अतः आहार प्रक्रिया के प्रारंभिक चरणों के दौरान एक सफल उपचार करके व्यक्ति के शरीर में सुधार किया जा सकता है, जैसे कि अनुचित विचारों, विश्वासों और व्यवहारों का त्याग करना चाहिए। रिश्ते, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास में सुधार करना चाहिए। एस्ट्रोजन, एंटीडिस्टेटेंस और ट्रेनक्विलाइजर जैसी दवाएं भी ली जा सकती हैं। एस्ट्रोजन और एंटीडिस्टेटेंट्स और ट्रेनक्विलाइजर जैसी दवाएं भी ली जा सकती हैं। रोगी को ठीक करने के लिए भोजन योजना तैयार करनी चाहिए। उसी के अनुसार रोगी को भोजन देना चाहिए और रोगी को गंभीर अगर स्थिति हो जाए तो अस्पताल में भर्ती करवाएं और उसे नसी गोसीय ट्यूब के माध्यम से भोजन के लिए विवश करें। चोकर युक्त आटे की रोटी दें। नींबू को काटकर सेंधा नमक डालकर भोजन से पहले चूसने के लिए दें। एक सेब या सेब के रस का प्रतिदिन प्रयोग करवाना चाहिए। रोगी के स्वास्थ्य को स्थिर रखने और सही रास्ते पर लाने के लिए यदि प्रभावी उपचार शीघ्र शुरू कर दिया जाए तो व्यक्ति ठीक ढंग से उसका पालन करके उसको मृत्यु के संकट से रोका जा सकता है। फिर अतिसार, बुलिमिया नर्वोसा नामक जो एक रोग है, ये भी अधिक मात्रा में खाना खाने से हो जाता है, जिसमें बच्चे का वजन बढ़ने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये जो है एक अशिष्ट भूख की अवस्था है। मतलब कि इसमें शरीर की आवश्यकता से अधिक अगर भोजन कर लिया जाता है तो वो भोजन शरीर ठीक प्रकार से नहीं पचा पाता है और जिससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि इसमें पेट दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और मूत्रवर्धक रोग हो जाता है जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। और
इसमें व्यक्ति को अत्यधिक कसरत या उपवास के रूप में अनुचित तरीकों का उपयोग करने से भी ये रोग हो जाता है। इन मामलों में आत्म प्रेरित उल्टी जैसे शुद्धिकरणों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि बुलिमिया के और भी कारण हैं, जैसे कि तनावपूर्ण स्थिति रहना, जीवन के जो रहन सहन के तरीके हैं उसमें बदलाव करना, दुरुपयोग या मानसिक आघात होना, खराब आत्मसम्मान, नकारात्मक शरीर छवि, ये सब जो है बुलिमिया के कारण हैं। इसमें लगातार वजन में उतार चढ़ाव होता है, आँखों में टूटी हुई रक्त वाहिकाएँ दिखाई पड़ती हैं, गर्दन और जबड़े की रेखा के नीचे बढ़ी हुई ग्रंथियाँ दिखाई देती हैं, पेप्टिक अल्सर और बांझपन जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं, बड़ी मात्रा में भोजन का अभाव और खाने के दौरान नियंत्रण का अभाव, स्वयं प्रेरित उल्टी या दस्त आते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए शुरुआती चरण में सामान्य खाने के व्यवहार को बहाल करना आवश्यक होता है। जो खाने पीने का तरीका होता है वो ठीक ढंग से करने से इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा जो नकारात्मक विचार हैं उनमें सुधार करना चाहिए। व्यक्ति की रूढ़वादिता विश्वासों को पहचानने और बदलने पर ध्यान देना चाहिए और भावनात्मक मुद्दों का हल निकालना चाहिए। इससे जो है बुलिमिया रोगों से छुटकारा मिल सकता है।